अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिसके सतह पूरी तरह से आइस से भरा हुआ है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में अंटार्कटिका के हिस्ट्री और अंटार्कटिका के जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सभी देख रहे हैं मोटिवेशन लर्नर और आप सभी को इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ना तो कोई देश है, ना तो कोई देश का हिस्सा है, ना तो कोई इंसान है जो उधर रह रहा हो। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कंटिनेंट में से एक है, जिसका टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और साथ ही साथ यहाँ तेज हवा भी चलने लगता है, जिसका ब्लोइंग स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ साल भर में सिर्फ 51 का ही बारिश होती है और वो भी नीचे गिरते ही बर्फ बन जाता है। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा दिखाई देती है, जिसलिए इस जगह को आप डेजर्ट या तो फिर ड्रॉट एरिया भी बोल सकते हैं। अराउंड 300 बीसी की बात है। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ही एक पहले इंसान थे जिन्होंने बताया है कि धरती एक्चुअली में गोल है, क्योंकि ग्रीक उस समय जानते थे कि धरती की नॉर्थ रीजन पे आर्कटिक करके कोई जगह है, जिसको वो लोग आक्टोस करके पुकारते थे। दरअसल ये आक्टोस शब्द आया था बेर से। आसमान में ये जो कंस्टेलेशन दिखती है, एक द ग्रेट बेर की कंस्टेलेशन, तो उन्होंने इस कंस्टेलेशन को देख के आर्कटिक के जगह आर्कटोस रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि धरती गोल है तो कुछ चीज़ नॉर्थ में भी होगा और कुछ चीज़ साउथ में भी होगा। और उन्होंने सोचा कि जो चीज़ साउथ में है हम उस चीज़ को आर्कटोस बोलते हैं, मतलब कि उस आर्कटोस का बिल्कुल ही अपोजिट था। तो वहीं से ये नाम निकल कर आया अंटार्कटिक। अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर का 20% हिस्सा कवर किया है। कुछ आर्टिकल के हिसाब से जो आइस सरफेस उधर मौजूद है वो सब ड्रामेटिकली ग्रो होता है। अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से लेके 7.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैलता है और ये सब समर सीजन के एंड में होता है, मगर उसके बाद ही ग्रेजुअली आइस सरफेस कम होने लगता है। मगर अंटार्कटिका का हाईएस्ट टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है और वो भी समर सीजन में होता है। और हाँ, यही वजह है कि समर सीजन में अंटार्कटिका पे जो आइस सरफेस है वो थोड़ा सा पिघलने लगता है। वही देखा जाए तो अंटार्कटिका में बहुत सारे माउंटेन एग्जिस्ट करती है। उसमें जो सबसे बड़ा माउंटेन है, जिसका अल्टीट्यूड 4500 मीटर यानी 4.5 किलोमीटर और निचला भाग लगभग 1000 मीटर तक होगा। अगर देखा जाए तो साल भर में अंटार्कटिका पे स्नोफॉल होता रहता है, मगर अंटार्कटिका पे आजकल ज़्यादातर आइस पिघलने लग रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी। फिर लौटते हैं साल 1773 में ब्रिटिश नावल ऑफिसर जेम्स कुक क्लेम करते हैं कि वो पहले इंसान थे जो अंटार्कटिका पे कदम रखते हैं, और वो दावा करते हैं कि आई कैन बी बोल्ड एनफ टू से नो मैन विल एवर वेंचर फार्दर देन आई हैव डन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान मेरे से ज़्यादा करीब अंटार्कटिका तक नहीं पहुंच सकता है। मगर यहाँ लगभग 50 साल बाद ही इस चीज़ को साल 1821 में जॉन डेविस रॉन्ग प्रूव कर देते हैं और वो बोलते हैं वो पहले इंसान थे जो अंटार्कटिका पे कदम रखते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंटार्कटिका पे ना तो कोई देश है, ना तो कोई सरकार है, मगर उसके बावजूद भी 7 कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स के चलते यहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम करते हैं। और इस टेरिटोरियल क्लेम में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, द यूनाइटेड किंगडम, चिली
और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज भी शामिल थे। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 42% हिस्सा क्लेम करता है और उसके बाद सबसे कम सिर्फ 2% एरिया फ्रांस क्लेम करता है। हैरान की बात यह है दोस्तों, अमेरिका ने इस अंटार्कटिका पर कोई भी क्लेम नहीं करता है। जैसे जैसे साल बढ़ता गया, ये 7 कंट्रीज जो अंटार्कटिका पर अपना क्लेम जता रहे थे पहले से, वो सब इस क्लेम को और भी स्ट्रांगली ले रहे थे। ठीक उसी बीच में साल 1958 को अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर सभी सरकार को नोटिस इशू करते हैं और बोलते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिससे कि ये इंश्योर हो पाए कि अंटार्कटिका हमेशा के लिए एक आज़ाद और पीसफुल जगह रहे। 15 अक्टूबर 1959 को इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है और 1 दिसंबर 1959 को इस ट्रीटी को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी में 3 इम्पोर्टेंट बात लिखा गया था। पहला, अंटार्कटिका हमेशा के लिए एक पीसफुल जगह रहेगी, और दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए सबको आज़ादी होगी, और तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च से जो नतीजे निकलेगा वो सबको फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। और एक दिलचस्प बात ये है दोस्तों, ये ट्रीटी के जरिए सिर्फ जो सब कंट्रीज टेरिटोरियल क्लेम कर रहे थे अंटार्कटिका पर, उन सब का क्लेम आज भी ख़त्म नहीं होता है। बस उस ट्रीटी के जरिए इन क्लेम्स को टेम्पररीली सस्पेंड किया जाता है। फिलहाल ये ट्रीटी 2048 तक ही लागू हुआ था, मगर ये ट्रीटी जैसे ही ख़त्म होगा, ये सारे कंट्रीज फिर से अंटार्कटिका पर अपना क्लेम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया कम्प्लीटली इस ट्रीटी के खिलाफ था। उनका कहना था कि ये ट्रीटी एक नाम मात्र है और ये 12 कंट्रीज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के नाम पर उस जगह को हड़पना चाहता है और उस जगह पे माइनिंग और ड्रिलिंग करके बड़े मुनाफा कमाना चाहता है। मगर कुछ साल बाद इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाता है और साल 1991 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक और ट्रीटी में ये चीज़ को मेंशन किया जाता है और अलर्ट भी किया जाता है कि अंटार्कटिका पर कोई भी माइनिंग और ड्रिलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। मगर 1 महीने पहले ही इंडिया ने उस अंटार्कटिका ट्रीटी में साइन कर दिया था। मगर ये चीज़ बाकी देश के लिए थोड़ा हैरान कर देने वाला था, वो इसीलिए कि इंडिया पहले से इस चीज़ का विरोध करता था। अब ये कैसे फेवर में आ गया। फिलहाल इंडिया के तरफ से 2 बड़े रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पे सेटअप किया गया था। अंटार्कटिका पे हर साल 4500 रिसर्चर्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए हर देश के तरफ से एम्प्लॉयड होते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसलिए सारे देश के बीच में एक बॉन्डिंग बना रह पाता है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही।